मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, थोड़ा सा गैप हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लासेज आपके पास आती रहती है। तो मित्रों, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था रासो साहित्य के अंतर्गत। अब अगला आता है रासो साहित्य में वही परमार रासो। जो परमार रासो है साथियों, वो 13वीं सदी का एक काव्य रहा है और परमार रासो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो परमार रासो है उसके जो राइटर हैं, उसके जो रचनाकार हैं वो जगनिक रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह से ये दो बातें तो याद होनी ही चाहिए। परमार रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथियों, आगे भी हम लोग करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस विश्वास बना के रखिए और चैनल से ज़रूर जुड़िए। साथियों, अगर आपको वीडियो मिलता है पहली बार तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाल रासो, कौन सा रासो है? परमाल रासो है। और ये जो परमाल रासो है ये 13वीं सदी का है। कौन सी सदी का है? 13वीं सदी का है साथियों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए परमाल रासो में हम लोग लिख लेते हैं, परमाल रासो में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। तो परमाल रासो का जो अन्य नाम है साथियों, जो परमाल रासो है उसका अन्य नाम क्या है ये आपको याद रखना है। इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो बातें तो आपको याद ही रखनी है साथियों। तो परमाल रासो को आलाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। किस खंड के नाम से? आलह खंड के नाम से जाना जाता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि परमाल रासो को आलह खंड के नाम से जाना जाता है। और ये है वीर गीत है। कौन सा गीत है? वीर गीत है, अर्थात वीर काव्य है, वीर रस प्रधान है। वैसे भी देखा जाए साथियों तो यहाँ पर जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो है श्रृंगार रस और रुद्र रस, या फिर कह सकते हैं हम लोग वीर रस, ये इसमें देखा ही जाता है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। क्या नाम है साथियों? रचनाकार का जगनिक है। तो ये आपको दो बातें तो भयंकर तरीके से याद रख लेनी है। मित्रों, आपको अच्छा लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, ठीक है, और जुड़े रहिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। पूरा कोर्स कंप्लीट, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस या कोई सा भी डीएसएसबी, सबके कोर्स जो भी हिंदी साहित्य से या हिंदी से रिलेटेड है वो सारे कंप्लीट मैं यहाँ पर कराऊंगा। आप निश्चिंत बस विश्वास बना के रखें। थोड़ा सा गैप लग जाता है, थोड़ी मुसीबतें देखो सबके आती है, समय ऊपर नीचे चलता रहता है, हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो साथियों ये चीज़ें आपको तो ध्यान रखनी है। चले इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है महोबा कलिंजर, याद रखिए, लिखते जाइए। इसमें महोबा कलिंजर यानी कि कलिंजर, महोबा एक जगह का नाम है, कलिंजर भी उसे कहते हैं, कि राजा परमाल देव के राजा परमाल देव के राजा परमाल देव के दो वीरों, परमाल देव के दो वीरों, क्या नाम थे साथियों उनके? दो वीरों आलह और उदल, याद रखना उनके नाम थे आलह और उदल। ये आपको दोनों ही नाम याद होने चाहिए। आलह और उदल किसके? महोबा या कलिंजर के राजा थे, उनका नाम था परमाल देव। क्या नाम था उनका? परमाल देव उनका नाम था। और उनके दो वीर थे, एक का नाम था आलह और एक का नाम था उदल। ये आपको याद रखना है। उदल की वीरता का वर्णन है, कि वीरता का इसमें वर्णन किया गया है, की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। साथियों ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ लिखा रहा हूँ बहुत ही उसमें से एक तरह से निचोड़ लिखा रहा हूँ, क्रीम निकाल के लिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मान के चलिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। और हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हो, काव्य शास्त्र के नोट मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, आप वहाँ जा करके मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ठीक है, आप मंगवा सकते हो। हिंदी
साहित्य, काव्य शास्त्र, साइकोलॉजी के नोट्स, फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट के नोट्स, इस तरह से आप नोट्स मंगवा सकते हो साथियों। 8000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र के नोट्स आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी क्रम में है, इसका जो है अंगिरस कौन सा है? इसका जो अंगिरस है साथियों, इसमें जो मूल रस है, जो अंगिरस है या मूल रस है, वो है वीर रस। सबको इसमें पता लग रहा है क्योंकि वीर काव्य है, तो इसमें जो है कौन सा रस माना जाता है? मुख्य रस वीर रस इसमें माना जाता है साथियों। आगे बढ़िए, यह जो है उत्तर प्रदेश, याद रखना, यह उत्तर प्रदेश यानी कि जिसको कहते हैं बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु, बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया गया, वर्षा ऋतु में गाया गया ये जो अंगिरस या मैं कह सकता हूँ जो आला है साथियों, वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया गया या गाया जाता है, गाया गया है या गाया जाता है साथियों, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, इसमें इसे हजारी प्रसाद, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप नोट्स बनाइए साथियों साथ के साथ मेरे, हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक मानते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मानते हैं इसे? हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है, इसे किसको? परमार रासों को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं साथियों। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अन्य नाम है परमार रासों को आलाखंड भी कहते हैं या वीर गीत भी इसको कहा जाता है। इसके जो रचनाकार है वो जगनिक हैं और इसके अंतर्गत जो है महोबा या कलिंजर के राजा परमाल देव के दो वीर थे, आलह और उदल, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है और इसका जो मूल रस है वो वीर रस माना जाता है साथियों। और ये जो बुंदेलखंड के अंदर जो वर्षा ऋतु होती है उसमें ये गाया जाने वाला गीत है और साथियों इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। तो ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और भी इसमें बातें हैं जिन्हें भी हम लोग लिख लेते हैं साथियों, लेकिन ये इतनी बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो मित्रों आप लोग लिखते जाइए और अपने नोट्स को बनाते जाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ उन्हें रिवाइज जरूर करें, उन्हें रिवीजन जरूर करें। जब आपने नोट्स बना लिए हों तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को बिना रिवीजन के आप याद ही नहीं रख सकते। और थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक साथ खा लेते हैं तो आप सबको पता है कि उल्टियाँ ही होती है, इसलिए एक साथ भी नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा ही खाएं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें साथियों, याद रखना। अब आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं, इसे फर्रुखाबाद, लिखते जाइए, इसे फर्रुखाबाद, इसे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, इस पे र के ऊपर लगाइए, इसे फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे साथियों, तत्कालीन कलेक्टर क्या नाम था उनका? चार्ल्स इलियट। क्या नाम है? नाम था चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम, चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था, प्रकाशित करवाया था। तो साथियों याद रखना, जो उस समय फर्रुखाबाद के कलेक्टर साहब थे चार्ल्स इलियट,
उन्होंने जो प्रमाण रासो है उसे सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। तो सबसे पहले प्रकाशित करने वाले कौन थे? चार्ल्स इलियट थे, जिन्होंने इसे 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया साथियों। और बाद में क्या हुआ? जो नागरिक प्रचारणी सभा है, नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ पर है? काशी में है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से श्याम सुंदर दास ने परमार रासो नाम से प्रकाशित करवाया। दास ने परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो आलाखंड के नाम से प्रकाशित तो चार्ल्स इलियट ने करवाया, लेकिन प्रमाण रासो के नाम से प्रकाशित कराने वाले कौन हैं? वो थे नागरिक प्रचारणी सभा काशी से श्याम सुंदर दास। तो याद रखना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जो है साथियों श्याम सुंदर दास के द्वारा इसे प्रमाण रासो नाम से प्रकाशित करवाया गया था। चार्ल्स इलियट ने तो किस नाम से प्रकाशित करवाया था? इसे 1865 में सबसे पहले फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित करने वाले तो चार्ल्स इलियट ही थे, लेकिन इसको प्रमाण रासो के नाम से प्रकाशित करने वाले तो श्याम सुंदर दास थे, जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से प्रकाशित करवाया था। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। अब है जबकि इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया? जबकि इसका अंग्रेजी में अनुवाद साथियों वाटरफील्ड ने किया था। किसने किया था? वाटरफील्ड के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये बात भी आप याद रखिए साथियों। तो ये प्रमाण रासो के बारे में हम लोगों ने जितनी भी जानकारी थी वो पूरी की पूरी जानकारी कंप्लीट करी। आप लोग नोट्स बनाइए, मैं फिर कह रहा हूँ साथियों। अब कुछ रचनाएं रासो साहित्य में जो छोटी मोटी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये प्रमाण रासो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि रासो साहित्य के बाद में लौकिक साहित्य आता है। कौन सा साहित्य आता है? लौकिक साहित्य। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर 4 भागों में आदिकाल को बांटा गया है। रास साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और अब आता है रासो साहित्य। ये सारे के सारे साहित्य पूरे हो गए। अब लौकिक साहित्य आता है साथियों, ठीक है ना। तो लौकिक साहित्य को हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे। अभी अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जो अन्य रचनाएं रासो साहित्य में बची हुई है उन्हें भी लिख लो आप लोग, ठीक है। अन्य रचनाएं जो बची हुई है उन्हें भी लिख लो। 1-2 रचनाएं जो है इसमें बची हुई है और वो जरूरी है लिखना, ठीक है। एक है रणमल छंद। तो अगली रचना है रणमल छंद। अब ये रणमल जो छंद रचना है साथियों, ये 14वीं सदी की रचना है। कब की रचना है? 14वीं सदी की रचना है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं श्रीधर व्यास। क्या नाम है उनका? श्रीधर व्यास। यह आपको याद रखना है। इसके रचनाकार का नाम क्या है? श्रीधर व्यास इसके रचनाकार हैं। और ये रणमल जो छंद है वो एक वीर गीत काव्य है। कौन सा काव्य है? वीर गीत काव्य है। दूसरी रचना यहाँ पर आती है हमीर रासो। कौन सी रचना आती है? हमीर रासो साथियों। और ये जो रचना है ये भी 14वीं सदी की ही रचना है साथियों। और हमीर रासो के जो रचनाकार है वो है सारंगधर। क्या नाम है? सारंगधर। तो साथियों हमीर रासो के जो रचनाकार है वो है सारंगधर। तो याद हो जाएगी सारंगधर है। और ये रचना अभी कोई उपलब्ध भी नहीं है साथियों। तीसरी रचना यहाँ पर है
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को मूल साहित्य न मान करके सांप्रदायिक शिक्षा मात्र माना है। तो साथियों जो है, अब यहाँ पर एक पंक्ति लिख लीजिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा क्या बात कही गई कि रासो जो साहित्य है, रासो साहित्य को इन्होंने मूल साहित्य न माना है। रासो साहित्य क्या नहीं है? मूल साहित्य नहीं है, मूल साहित्य नहीं है। यह एक सांप्रदायिक साहित्य है, ऐसा इन्होंने कहा है। सांप्रदायिक साहित्य रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे। या सांप्रदायिक शिक्षा देने वाला साहित्य रहा है, सांप्रदायिक शिक्षा देने वाला साहित्य रहा है। ये बात जो है आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। तो बहुत अच्छी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है और नोट्स आप कंप्लीट बनाते रहिए। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रासो साहित्य खत्म हो जाता है साथियों। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में एक एक चीज लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे। आदिकाली में ही अभी हम चल रहे हैं। तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे विद्यापति जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति जी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और कोशिश करेंगे एक वीडियो में विद्यापति जी को हम लोग कर लें। तो साथियों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और जिसे भी नोट्स मंगवाने हैं वो मंगवा सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मित्रों अगला जो वीडियो आएगा वो लौकिक साहित्य का होगा और उसमें सबसे पहले हम लोग विद्यापति जी को पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू मित्रों।